मॉर्निंग। आज हम भाषा तरु में पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। सभी लोग जानते हैं हम आपस में बातचीत करते हैं और आप जिससे भी बात करते हैं अपने मित्रों से करते हैं, अपने माता पिता से करते हैं। ये सब क्या है? भाषा है। तो भाषा किसे कहते हैं, है ना। अब सबसे पहले हमारा जब हम बोलते हैं कि भाई आखिर ये है क्या, तो यह वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का हम क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो इसके 2 रूप होते हैं, एक तो होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। इसके बाद अब मौखिक भाषा क्या होती है? तो मौखिक भाषा वह होती है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर व्यक्त करते हैं। जैसे आप लोग टेलीफोन पे बात करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, नाटक देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आती हैं। अब इसके बाद है लिखित भाषा। लिखित भाषा का अपना एक अलग महत्व है। अगर हमें किसी चीज़ को सुरक्षित रखना है, अपने विचारों को, अपने पाठों को या बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को, तो इसमें लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मनुष्य अपने विचार लिखकर प्रकट करता है ना। तो जैसे पत्र है, लेख है, समाचार पत्र है, पाठ्य पुस्तकें हैं आपकी, है बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं जिनमें लिखा जाता है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। अब सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? तो ये क्या होती है? संकेत, जिसके द्वारा हम कोई भी, अगर आप क्लास में बैठे रहें, एक मित्र से आपको कोई बात कहनी है, दूसरे से कुछ कहना है, तो आप किस तरीके से इशारों के माध्यम से बात करते हैं, वही है ना। और जैसे गूंगे, बहरे, ये सभी लोग होते हैं, तो अधिकतर इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो संकेत के माध्यम से जिन विचारों और भावों को व्यक्त किया जाता है उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आप लोग अधिकतर देखते हैं जो चौराहे पर जो खड़ा यातायात नियंत्रित करता है, आपको ये बताता है कि भाई आपको किस ओर जाना है ना। ऐसे ही जो मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप और जो आप लोग क्लास में इशारे से बात वगैरह करते हैं, एक मित्र से दूर से हम किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, तो ये सब सांकेतिक भाषा का प्रयोग कहलाता है। अब इसके बाद लिपि। अब लिपि क्या होती है? अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग लिखा जाता है। आप देखते हैं अंग्रेजी में अलग है, हिंदी में अलग है, पंजाबी में अलग है, उर्दू में अलग है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आप सोचते होंगे क्या है? यही लिपि है। मतलब ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, है ना। हिंदी की लिपि देवनागरी है। अलग अलग भाषाओं की लिपियाँ अलग अलग होती हैं, जैसे अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की। तो इस तरीके से हम जो गुरुमुखी है, और इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, लेकिन संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, इन सब में देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। हाँ, आप देखते हैं कि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मालूम नहीं रहती है। तो जो भाषा के विभिन्न रूप है ना, मातृभाषा, जिससे बालक अपने परिवार से सीखता है। हम देखते हैं कि जो बच्चे अपने परिवार से सीखते हैं वह क्या कहलाती है? जो हम घर में बोलचाल तो वो क्या कहलाती है? मातृभाषा। तो क्या होता है कि हम अपने परिवार में, जैसे कोई पंजाबी का है तो पंजाबी बोलना सीख जाता है, बागड़ी की है तो बागड़ी सीख जाता है। आप जैसा घर में बोलते हैं वैसा वो सीख जाते हैं। आपने हर कहीं देखा होगा कि भाई जब बच्चा बाहर निकलता है तब वो अपनी दूसरी भाषा का प्रयोग करता है, अन्यथा जो घर में भाषाएं प्रयोग की जाती बच्चा वही सीखता है। अब बोली क्या होता है? लोगों की जो बोलचाल द्वारा अपने आप जन्म लेती है। जैसा हम बोलते हैं उस तरीके से जन्म ले लेती है। व्यक्ति जहाँ रहता है और जैसा बोलता है वह बोली कहलाती है। अलग अलग जगह के आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग जगह की बोलियाँ अलग अलग
रहती हैं। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि जो बोलियां जैसे भोजपुरी है, मगही है, अवधी है, ब्रज है, बुंदेली है, ये सब बोलियां अलग ही अलग होती हैं। तो यह वो भाषा का और रूप होता है जिसे किसी इलाके के लोग आम बोलचाल के लिए उपयोग में लाते हैं। इसका उपयोग अधिकतर सीमित जगह तक होता है और उसे दूसरी जगह के लोग कम जानते हैं, अधिकतर वहीं के लोग जानते हैं। अब इसके बाद आपकी आती है राष्ट्र भाषा। तो वो भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली और समझी जाती है, उसको बहुत सारे लोग बोलते और समझते हैं। तो आपने देखा होगा कि अधिकतर जो आप लोग बात करते हैं, पढ़ते सब कहाँ किसके द्वारा करते हैं? ये राष्ट्र भाषा है, हमारी राष्ट्र की भाषा है ना। अब इसके बाद आती है राजभाषा। तो अधिकतर क्या होता है, इस भाषा में सरकारी कामकाज किया जाता है। तो आप देखते होंगे कि पहले जो भारत के संविधान का 343 में हिंदी को भारत को क्या किया था? राजभाषा घोषित किया था, है ना, भारत के संविधान ने। और इसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो हम देखते हैं जब आप हिंदी दिवस मनाते हैं, आपको पता है कब मनाते हो आप लोग, है ना? कब मनाते हैं हम? 14 सितंबर को मनाते हैं। अब इसके बाद जो व्याकरण है, अब हमारी जो हिंदी में जो व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है ना, अगर हमारे पास व्याकरण नहीं हो तो हम सही रूप में नहीं लिख सकते। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैंने कहा राम ने खाया, अब क्या खाया? राम ने खाना खाया। क्या राम विदेश जा रही थी? अब इसमें क्या गलत हो गया? हम क्या बोलेंगे? राम विदेश जा रहा था। तो ये हमको सबसे पहले तो शुद्ध रूप में बोलना या लिखना हमको पता चलता है व्याकरण के माध्यम से कि हमें किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से बोलना है। तो व्याकरण हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप लोग अधिकतर देखते हैं कोई भी वाक्य है आपके बिना व्याकरण के सही जानकारी हमको नहीं मिलती है। जैसे हमने बोला राधा गाता है, तो क्या लग रहा है? इसमें गलती है ना, तो क्या होगा? राधा गाती है। मतलब हमको सही शब्दों का प्रयोग करना है, तो हमको इससे शुद्ध रूप की जानकारी मिलती है। अब क्या होता है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आप लोग वर्ण से परिचित हैं, जैसे का, खा, गा, गा। तो जब तक वर्ण नहीं होंगे तब तक आप शब्द नहीं बनाएंगे, और शब्द नहीं होंगे तो आप वाक्य नहीं बनाएंगे। जैसे आपने लिखा इसे क वर्ण है ना, अब इसके बाद माँ वर्ण भी है और इसके बाद ला वर्ण है ना। अगर हम तीनों को मिलाते हैं तो ये पूरा एक बन जाता है, शब्द बन जाता है ना। अब हम इसको वाक्य कैसे बनाएंगे? इससे कमल लिखता है, ये बन गया आपका पूरा वाक्य। तो इस तरीके से व्याकरण में तीनों चीज़ों का अपना अलग अलग महत्व होता है। गुड। अब आपके जो जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको भेज दिए जाएंगे, जो बुक एक्टिविटी है वो आपको करवा दी जाएगी।